सो एज ए रिजल्ट ऑफ हीटिंग दिस वुड बिकम हॉट, ये वाला हॉट होना शुरू हो गया। तो जैसे ये धीरे धीरे हॉट होता जाएगा, हॉट होता जाएगा, हॉट होता जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें देयर वुड बी अ स्टेज आफ्टर विच दिस विल बिकम, बिल्कुल ये ऐसा ये रेड बन जाएगा, रेड होता गया, रेड होता गया, रेड होता गया, ऐसे ही रेड हो गया। धीरे 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 रेड होते 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 दिस रेड एज नाउ, अब क्या होगा, ये जो रेड है हमारा, दिस रेड एज बेसिकली चेंजिंग टू व्हाट, ये रेड 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 था, दिस रेड एज नाउ चेंजिंग टू, किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला व्हाइट में चेंज हो जाता है, दिस चेंजिंग टू व्हाइट, धीरे धीरे ये व्हाइट में बदलना शुरू हो गया, चेंजिंग टू व्हाइट, एंड देन फाइनली इस व्हाइट से भी जब इससे नहीं होगा, फिर इसके बाद फाइनली इट इज कन्वर्टेड टू व्हाट, दिस इज कन्वर्टेड टू ब्लू कलर में, ये धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है, एंड सो इट गेट्स कन्वर्टेड टू ब्लू कलर, ये ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, यानी इसमें ये सारा सारा एनर्जी एब्जॉर्ब करता गया और ये कलर ऐसे इसमें चेंज होते गए। सो बेसिस दिस, ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, क्या लिखेंगे, क्या हमने पढ़ा यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये कहा गया है, ये बताया गया है कि व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग एन आयरन रॉड, तो शुरू में पहले हीट होगा, हीट होने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आफ्टर दैट इट बिकम्स रेड हॉट होना शुरू होगा, हॉट के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, ये व्हाइट बनना शुरू हो गया, व्हाइट के बाद भी क्या बन जाता है, ये ब्लू बन जाता है। तो ब्लू बनने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज है वो कैसी हो रही है यहाँ पर, सो जस्ट लुकिंग एट दिस, सो इफ यू रिकॉल, यदि आपको ये ग्राफ याद हो, यानी विबग्योर आपको शायद याद होगा, तो हमने विबग्योर में क्या पढ़ा है, याद है, ये वाला देखो यहाँ पे क्या था, विबग्योर है ये वाला, तो यहाँ पे रेड था, ये वाला क्या बन गया, ब्लू बन गया हमारा, राइट। सो दिस इज एमिटिंग दीज रेडिएशंस, और फिर ये कांस्टेंट हो जाता है ऐसे ही। सो दैट मीन्स व्हाट, इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पर, कि इनिशियली जो भी इसने एब्जॉर्ब किया वो एब्जॉर्ब करता गया करता गया करता गया, एंड देन आफ्टर दैट इट बिकम्स कांस्टेंट, एंड देयरफॉर वी कैन से हियर कि यहाँ पर इसके बाद फिर और आगे कुछ नहीं होता है, जब इसके बाद आगे कुछ नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, अब ये कांस्टेंट हो गया, एंड सो लेकिन लेकिन हम तो एनर्जी अभी भी दे रहे हैं, तो जब एनर्जी आप इसमें दे ही रहे हो तो इसको और आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ता है, इंस्टेड इज जस्ट बिकमिंग कांस्टेंट, एंड सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर। यानी इसको ग्राफिकली हम लोग ये दिखाते हैं ऐसे कि जो लैम्डा है हमारे पास, यानी वेवलेंथ, और यह इंटेंसिटी, तो जो एक्चुअल है यहाँ पर, सोचो बच्चों, यहाँ ध्यान से बिल्कुल फोकस रहना, व्हाट आई एम सेइंग, इमेजिन करो जब ये डेड था, तो डेड था तो एनर्जी क्या था, एनर्जी कम या ज्यादा, कम। कम, ठीक। और इसको करते गए, हीट करते गए, तो और धीरे धीरे ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो एनर्जी बढ़ गया। अब इसके बाद और क्या होना चाहिए, यदि इफ इट वर कंटिन्यूअस, तो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते 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 ऐसे बढ़ती चली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, rather what happens is it is just changing its color, यानी यहाँ से पहले ये व्हाइट में कन्वर्ट हो गया रेड वाला, फिर जाके ब्लू में कन्वर्ट हो गया, एंड देन इट इज अगेन, देन दिस इट इज, उसमें इंटेंसिटी ऐसा कुछ भी फिर रह नहीं जाता, उसका खत्म हो रेड, मतलब रेड वाला जो था वो क्या हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया, एंड सो इट गोज लाइक दिस। यानी ग्राफ जो मेरे पास दिखाई देता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देता है। ये ग्राफ क्या कर रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब किया, फिर ये एक पर्टिकुलर मैक्सिमा तक पहुंचा, फिर उसका धीरे धीरे डिक्रीज ही करता है, इट इज नॉट गोइंग कॉन्टिन्यूसली अपसाइड, सो दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी का लेवल है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो अल्टीमेटली ब्लैक बॉडी रेडिएशन से भी हमें यही आइडिया मिलता है कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस को ये बताता है, ठीक है ना। Yes, sir. चलो, सो वी हैव सीन थ्री थ्योरीज, हमने तीन थ्योरीज की हमने बात की थी, एक तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमने देखा था, या जहां पर हमने बामर, लाइमन, पैशन, ब्रैकेट, फंड, इन सब की हमने चर्चा की थी। दूसरा हमने चर्चा कर दिया था यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा हमने देखा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो बेसिस दिस वी कैन से, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इन सब से कंक्लूजन बस एक ही निकलता है, एंड व्हाट इज दैट कंक्लूजन इज, यानी इन सब थ्योरी पढ़ने के पीछे क्या राज था, राज एक ही है, राज ये है यहाँ पर कि दीज आर ऑल टेलिंग अस वन थ्योरी, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब कोई टेनिस का बॉल ले लिया, एनर्जी इज कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में, एनर्जी कॉन्टिन्यूअस होता है, जबकि एटॉमिक लेवल पे एनर्जी लेवल जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। दिस इज व्हाट द नट सेल
वी हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लिखा है कि कॉन्टिन्यूअस एनर्जी है और एनर्जी लेवल हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है, दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, ये हमें याद रखना होगा। सर ये पॉइंट एक बार फिर से समझा दो। कौन सा? सर मैक्रोस्कोप मतलब एनर्जी कंटिन्यूअस है मतलब? हाँ, ये अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि ये स्टेटमेंट हमने लिखा है यहाँ पर, अब इस स्टेटमेंट को हमें याद रखना है। एंड दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, स्टेटमेंट हमने लिखा है यहाँ पर कि ये वाला जो एनर्जी कॉन्टिन्यूअस है, ये किसके लिए है? यहाँ पर हमें ये याद रखना होगा कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट्स बड़े हैं, जो हमें हाथ में आते हैं, जिसको हम लोग हाथ में लेकर के पकड़ सकते हैं, दैट इज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए एनर्जी हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वहां पर एनर्जी लेवल जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। कैसे है, क्या है, क्यों है, और इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। इसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज टेलिंग अस वन थिंग। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि जैसे हमने ये ले लिया यहाँ पर कि एक बॉल लिया, यहाँ पर एक प्लैंक है या रैंप इमेजिन कर लो आप, रैंप है, उसमें मैंने बॉल को गिराया और एक सीढ़ी बना हुआ है, उस पर मैंने बॉल को गिराया। सो व्हाट डिफरेंस यू विल सी, दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आएगा? कंटिन्यूस में स्ट्रेट ही आ जाएगी, हम्म, कंटिन्यूस में एक साथ आती रहेगी और डिसकंटिन्यूस में मतलब कभी गिरेगी कभी आएगी ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, जब इसकी बात करेंगे तो इसमें ये जो बॉल है, दिस विल यहां से लेकर के यहां तक कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। सो इट वुड बी टचिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी यहां से यहां तक बॉल का कोई ना कोई पार्ट इसके हर एक पॉइंट को टच करता हुआ आएगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, ठीक है। sir. लेकिन यदि मैं सीधी की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से बॉल हमने गिराया तो ये गया यहाँ पे, फिर ये वाला बीच वाला गायब हो गया, ये यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से यहाँ पे गिरा, फिर ये अर्थ पे आ गया। तो यानी इसका क्या मतलब है कि ये बीच में इसको टच नहीं कर रहा है, यानी ये बीच में ये जो लाइन है यहाँ पर, इसको टच नहीं कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है। एंड देयरफॉर वी कैन से दिस इज कॉल्ड डिसकंटीन्यूअस। सिमिलरली इमेजिन करो कि मान लेते हैं हमारे पास एक हमने मतलब एक इमेजिनरी एक मतलब लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे हमारे पास ये टॉप लेयर है ये वाला, फिर यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया, बीच में एक ऐसे डंडा लगा दिया, डंडा या एक शीट लगा दिया, फिर यहाँ पे बीच में एक शीट लगा दिया, यहाँ पे शीट लगा दिया, यहाँ से एक बॉल गिराया। तो जब बॉल गिराया हमने यहाँ से, तो बॉल कहाँ पे अटकेगा? या तो यहाँ पे रहा, या फिर ये यहाँ पे अटकेगा, या फिर यहाँ पे अटकेगा, या फिर यहाँ पे अटकेगा, या फिर यहाँ पे जाएगा, बीच में नहीं रह सकता। यस और नो? Yes, sir. सो वी कैन से दिस इज व्हाट, इसको कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो यदि मैं ये पूछूं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ दिस बॉल प्रेजेंट इन दिस, तो अब क्या आंसर होगा? इट कैन बी 0, इट कैन बी 10, 20, 30 और 40। क्या 35.5 पॉसिबल है? हाइट ऑफ बॉल इज 35 यूनिट, No, sir. वंस पॉसिबल है ये? नो सर। नहीं है। सो वी आर सेइंग दिस इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाता है यहाँ पर। यानी कुछ भी, जैसे ये क्वांटिटी है, तो ये क्या हो रहा है? इंटीग्रल स्टेप्स में बढ़ रहा है, 10 का इसमें अंतर है, ठीक? तो ये हम कहेंगे इसको इंटीग्रल स्टेप्स में बढ़ रहा है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। एनीथिंग, लेकिन यदि यहाँ पर लगातार 0, 0.1, 0.2, यानी इसी में यदि मान लगातार मतलब इनफाइनाइट, जब करें हमने कहा यहाँ पे लाइन है, तो लाइन इनफाइनाइट बन जाता है, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो यदि इन इस तरह से हमारे पास ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोग यही बात करें कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस की। जब एटॉमिक लेवल की बात होती है, तो जो भी हमारे एनर्जी लेवल्स है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, और जो हमारा मतलब यू कैन से मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें जो एनर्जी लेवल है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। गॉट द पॉइंट? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो इससे क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक लेवल पे जब हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा? एक एच न्यू हो सकता है, 2 एच न्यू हो सकता है, बीच में 1.5 एच न्यू पॉसिबल नहीं है, यानी ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, बीच में खाली रहेगा। फिर 2 एच न्यू बाद 3 एच न्यू पॉसिबल है, फिर 4 एच न्यू पॉसिबल है, 5 एच न्यू पॉसिबल होगा, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, n-1 एच न्यू पॉसिबल, n एच न्यू पॉसिबल है। बट इंटरमीडिएट वैल्यूज आर नॉट देयर, यानी 3.5 एच न्यू कहेंगे तो वो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। एंड सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस कहते हैं या डिस्क्रीट बोलते हैं। सो वी आर कॉलिंग दिस एनर्जी इज क्वांटाइज्ड और हैविंग डिस्क्रीट वैल्यू,
or discontinuous. So just make it a note. पहले ये note करो इसको and then makes a few more notes on this. मैं अभी एक दो चीजें और स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, वो आपको लिखना है, आता है ना? Yes or no? Yes. तो अब जरा देखो यहाँ पर कि सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एक ये लिया, अब यदि मैं इसके बदले मैंने यदि ऐसा कुछ बना लिया होता, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें आप कि मैंने एक ऐसा वाला बना लिया है कुछ इस तरह का, ये देखो ये लिया हुआ है और ये हमने एक ऐसा बना लिया, ठीक। और मैं ये बोल रहा हूं कि इसकी जो वैल्यू है ना, ये जो रेड वाला हमारे पास सर्कल है, तो इस सर्कल पे यदि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया एंगुलर मोमेंटम, तो वो 1.5 h/2 आ जा रहा है, the value of angular momentum of this one, यानी at this point एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है मुझे 1.5 h/2, ठीक। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू 1.5 h/2। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है, हाँ या ना? पढ़ो जरा इस लाइन को पढ़ो, रीड दिस लाइन। Among infinite energy levels only those energy levels are allowed। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे infinite energy levels possible हैं, यहाँ पे concentric cell possible है, इन सब में से क्या होगा, केवल वही वाला एनर्जी लेवल अलाउड है, उसी वाले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, क्वांटाइज्ड हो। क्वांटाइज्ड हो मतलब क्या होना चाहिए कि mvr बराबर जो है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4। यहाँ पर कितना है एन की वैल्यू, 1.5. 1.5। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है, No, sir. नहीं रहेगा। बस यही इसके स्टेटमेंट का मतलब, बस इतना ही है कि यदि वो क्वांटाइज नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, दैट्स इट, है ना? Yes, sir. Yes, sir. आगे बात समझे पूरा बढ़िया से? Yes. चलो, सो लेट्स मूव अहेड विद दिस। तो यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है। एंड नाउ वंस वी हैव डन दिस, यानी इसमें ये भी लिखा है फर्दर लास्ट में, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन प्रेजेंट इन इट्स ओन ऑर्बिट नो एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब। जब तक ये अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा तब तक ना तो एमिट करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो कहानी में आया ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आया यहाँ पर कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये कह दिया ऐसे, तो कब ये फिर एक्साइटेशन कब होगा। सो हियर वन मोर थिंग दैट वी नीड टू ऐड हियर, यहाँ पर यानी इफ यदि मुझे इलेक्ट्रॉन को भेजना है कहीं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा। सो यहाँ पर एक और लाइन हमें लिखना पड़ेगा, वन मोर थिंग दैट वी नीड टू राइट हियर, यहाँ पर। सो राइट डाउन वन मोर लाइन, एक लाइन आप यहाँ पे लिखें कि whenever whenever ये होगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर है शायद ये, when they, इसमें एक लाइन लिखो यहाँ पर, whenever they absorb energy, whenever the electron present in a shell absorbs energy, whenever or whenever, I'm just writing here, whenever electron present in the circular orbit, in the circular orbit, whenever electron present in the circular orbit changes its energy level, energy equal to the difference of energy level is absorbed or emitted।
सो व्हाट इट स्टेट्स का क्या मतलब हो गया, यदि मैंने ये कह दिया यहाँ पर कि सपोज जैसे मान लो हम लोग कुछ ऐसे ले लेते हैं, इमेजिन करते हैं इसको इस तरीके से, पहले इसको लिख लो. So what we need, whenever electron present in this circular orbit changes its energy level, energy equal to the difference of energy level is absorbed or emitted. यानी सपोज जैसे मैंने ये कहा यहाँ पर, इमेजिन करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से कि जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर ये लिया है और हमने ले लिया यहाँ पर इसमें ऐसे, so here it is like this. सपोज मैंने ये लिखा एक, पहले हमने ये ले लिया, then I am just drawing another one like this one. ये है ऐसे, तो यहाँ पर और बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है. ठीक, तो न्यूक्लियस हमने लिख लिया यहाँ पर, दिस इज न्यूक्लियस. ये वाला हमारा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस हमने यहाँ पर क्या लिया, ये न्यूक्लियस हमने लिख लिया. नाउ कमिंग टू दिस, इसमें हमने क्या कर देना है, यहाँ पर ये प्लस लिख लो. ठीक है, अब हमने क्या कहा यहाँ पर, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से, तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जाता है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये वाला E2 हो गया और ये वाला क्या हो गया, E1 हो गया. ये वाला क्या है, अगेन दिस इज E2 एंड दिस वन इज E1. तो क्या हो जाएगा इसमें, सो व्हाट वी हैव सीन हियर, जब भी हमने यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि यदि वह इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जा रहा है, E1 से 2, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर, व्हाट इट विल डू, एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा. इफ इलेक्ट्रॉन, Absorb. हाँ, जब हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाएगा तो ये एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड हियर, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड हियर. इसमें एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा. फिर उसके बाद दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है, सो सेकेंड इज व्हाट, इफ इट इज फ्रॉम दिस वन, E2 से E1 में आया है, तो अब क्या हो जाएगा, एनर्जी इज रिलीज्ड हियर, एनर्जी इज रिलीज्ड हियर. और कितना एनर्जी रिलीज करेगा, डेफिनेटली यदि मैं ये कहूं तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1, ये हो जाएगा. ठीक, इतने के ही बराबर या तो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, वो इतने के बराबर होगा, नथिंग मोर नथिंग लेस. यानी कहने का ये मतलब है कि आप यदि ज्यादा एनर्जी देंगे भी तो भी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ओनली कितना एब्जॉर्ब करना है उसको, जितना डिफरेंस है एनर्जी का उतना ही एब्जॉर्ब करेगा. ठीक, यदि आप इसमें दे रहे हो तो क्या होगा, इट विल गो इन द हायर स्टेट, otherwise it can fall from higher state to lower one by emitting that much amount of energy. Got this point? Hayana? Yes, sir. Yes. Then one more point is all forces are balanced. All forces are balanced. All forces are balanced while electron is revolving around the nucleus. Revolving around the nucleus. जब इलेक्ट्रॉन के अराउंड ये मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो सारे फोर्सेज जो होते हैं वो सारे के सारे फोर्सेज क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. सर व्हाट डज दिस मीन, हाँ बोलो. सर ये आपने ऑल क्या लिखा है, ऑल हाँ जी सुनिए क्या लिखा है, forces all forces are balanced all forces are balanced while electron revolving around the nucleus. सारे फोर्सेज जो भी हैं वो सारे के सारे क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेज हैं. ठीक, तो कुल मिला के ये पोस्टुलेट हैं, बोर्स थ्योरी के ये एजम्पशंस हैं. ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब हो गया, व्हेन आई से ऑल फोर्सेज आर बैलेंस्ड व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. अब जरा सोचो यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है कौन कौन सा, सोच के बताना थोड़ा ध्यान से.
सो इफ यू लुक एट दिस, थोड़ा ध्यान से सोचो बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर. सो व्हाइल कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमने लिया यहाँ से, और इमेजिन करें आप कि हमने जैसे ये ले रखा है, ये है हमारा एक सेल हमने ले लिया, फिर ऐसे ही हमने यहाँ पर कुछ ऐसे ले लिया, ये वाला न्यूक्लियस था, ठीक, और इसमें एक और ले लेते हैं, तो छोड़ो ज्यादा नहीं लो, जस्ट टेक दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर हमारे पास ये प्लस चार्ज है, यानी न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस है, और यहाँ से डिस्टेंस जो हमारे पास है वो क्या है, r है, दिस इज r, रेडियस r हो गया, ये वाला डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिख लिया इसको, ये वाला ऐसे हमने ये लिया हुआ है, ये r तक का डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक. यहाँ पर मान लो ये यदि हमने क्या कहा यहाँ पर, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वन इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है बोस थ्योरी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1. वन इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन कैन बी 1 और 2 और 3, कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटॉन तो कितने भी हो सकते हैं, है ना. Yes, sir. Yes, sir. तो मान लेते हैं यहाँ पे जेड है, जेड प्रोटॉन है, तो जेड ई इसके चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, है ना. Yes. तो अब जरा मैं पूछूं यहाँ पे आपसे कि इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा, तो कौन सा फोर्स लगेगा, Electrostatic. बहुत बढ़िया. तो पहला फोर्स नंबर 1, फोर्स 1, फोर्स 1 जब हमने कहा यहाँ पर, so this force 1 is nothing but electrostatic, and so I can write this force 1 between protons, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, between क्या लिखेंगे यहाँ पर, between nucleus and electron, this is between electron and the nucleus. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा हो गया, दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक है. मीत है या ना, यस सर. व्हाट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सर जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रही है. नहीं, कौन सा फोर्स है, कौन सा लॉ है ये, विच लॉ इज दिस, भूल गए, कुलम्स लॉ, व्हाट वाज दैट, कुलम्स लॉ. सर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. हाँ, सो वी कैन राइट हियर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो वी कैन राइट Q1 इंटू फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट हियर F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 कितना है इसमें, Q1 ZE. इज ZE, तो ZE लिख लिया, इनटू ये E पर, इस पे E ही है, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, अपॉन क्या लिखना है नीचे, R स्क्वायर लिखना है, R square. तो यहाँ पे नीचे मैंने R स्क्वायर लिख दिया, सो दिस अपॉन R स्क्वायर, एंड सो हियर इट इज R स्क्वायर, ये आ गया. सो वी कैन से F इक्वल टू K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फोर्स 1 हो गया हमारे पास, F1. अब बात करते हैं दूसरे फोर्स की. अब जो दूसरे फोर्स की बात है, ये फोर्स आपको खुद याद करना पड़ेगा, याद लाना पड़ेगा आपको, कहां पर, कब, कैसे, ये सोचो जरा. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. इमेजिन करो कि आप किसी सर्कुलर ट्रैक पे साइकिलिंग कर रहे हो, सो सोचो, याद, जस्ट गो टू दैट, इमेजिन करो, इमेजिन करो. आर यू एबल टू इमेजिन, Yes, sir. हाँ. तो उस टाइम में व्हाट यू एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करते हैं आप, जो मोशन होता है उस टाइम में आपको कुछ अलग सा कुछ फील होता है कि नहीं, Yes, sir. क्या क्या फील होता है, सर डिक्लाइन होते जा रहे हैं बीच में. डिक्लाइन होते जा रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि आप किस तरफ झुक जाते हो, सर्कल Center. की सेंटर की तरफ आप झुक जाते हो. तो क्यों Centripetal. हाँ, क्यों झुक जाते हैं वहां पर अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर की तरफ लगता है जैसे कोई फोर्स लग रहा है, खींच रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए आप अंदर की तरफ झुक जाते हो, Yes, sir. ठीक. यानी एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होता है ना वहां पर, इससे तुम झुकते हैं बैलेंस करने के लिए, हाँ या ना. Yes, sir. मीत, यस सर. रोहन, रिचा,
Yes, sir. कभी मौत का कुआं देखा है? मौत का कुआं जो बनाते हैं, तो मौत के कुआं Yes. में क्या हो रहा होता है कि सर्कल में घूम रहा होता है आदमी, ठीक है, फिर भी गिरता नहीं है। ठीक, क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि एक इमेजिनरी फोर्स है जो कि उसको सेंटर से बाहर की तरफ लगा रहा होता है, इसी कारण से उसका फोर्स बैलेंस होता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब ये घूम रहा है तो अंदर में तो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर ये अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूक्लियस में ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन से दिस फोर्स का डायरेक्शन ये ऐसे है। और दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा? दूसरा फोर्स होगा जो कि सेंटर से बाहर लगेगा, जो इसको बैलेंस कर रहा है, विच इज इक्वल टू mv² बोलते हैं इसको। ये फोर्स जो है ये हमारे पास बाहर की तरफ लग रहा होता है, जो कि इसको बैलेंस करता है। एंड सो दिस इज द फोर्स डायरेक्टिंग टुवर्ड्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बाहर की तरफ ऐसा फोर्स लगेगा। एज ए रिजल्ट क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस्ड रहता है। सो वी आर सेइंग हियर दैट ऑल फोर्सेज आर बैलेंस्ड। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि अंदर के लगने वाले फोर्स को ड्यू टू इट्स मोशन ये वाला बैलेंस करके रखता है। एंड देयरफॉर F2 वुड बी इक्वल टू फोर्स 2। सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अभी हमने पढ़ा नहीं, मतलब फिजिक्स में पढ़ते हैं, अभी आप लोग पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं नाम सर नहीं लिया 9th में उसका। था। हाँ, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो फोर्स होते हैं ना यहाँ पर, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो हम लोग उसी पीटल फोर्स, पता है सर, हाँ फ्यूगल नहीं पढ़ा था। हाँ, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो वही वाला फोर्स है। तो ये जो फोर्स है ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एंड सो द फोर्स 2 इज व्हाट? mv²/r। सो दिस फोर्स इज, फोर्स सेकंड फोर्स इज F2 जो है हमारा, this F2 is nothing but mv²/r। ये आ गया हमारे पास, फॉर्मूला बन गया। एंड देयरफॉर वी कैन से, ये दो हो गया। तो हमने क्या लिखा है? ऑल फोर्सेज आर बैलेंस्ड व्हाइल इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। व्हाइल इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो ये दोनों फोर्सेज बैलेंस्ड होते हैं। एंड देयरफॉर वी कैन से द बैलेंस है, मतलब क्या हो गया? F1 इक्वल टू F2। देयरफॉर वी कैन से कि F1 इक्वल टू F2। ऐसे लिखने का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड हम देखेंगे वो बराबर है हमारे पास। ठीक, या इसको ऐसे कर सकते हैं कि F1 प्लस F2 बराबर 0 हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यानी दोनों के डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट होंगे। सो ऑल दीज कैन बी स्टेटेड इन डिफरेंट वे, वो तो लैंग्वेज है। नाउ सो वी हैव गॉट दिस वन। तो यहाँ से प्लीज अब एक बार क्या करना है आपको, बोर्ड्स मॉडल के जितने भी पोस्टुलेट्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी हमने इसमें चीजों को यहाँ पे पढ़ा है, उसके बाद पढ़ें, उसको समझें, एंड देन वी विल मेक ऑल डेरिवेशंस एंड एवरीथिंग इन द नेक्स्ट क्लास के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट ये सब जो डेरिवेशन है वो यहीं से आता है। बट फॉर दैट व्हाट वी नीड टू रिमेंबर बोर्ड्स पोस्टुलेट, बोर्ड्स एजम्पशन कंप्लीटली, यानी 1 से लेकर के जितना भी हमने अभी पढ़ा है उन सबको बढ़िया सा पढ़ें, उसको एक बार याद करें, मुझे सुनाएं, और फिर उसके बाद अपने अपने घर जाएं और लंच करें, बढ़िया से एंजॉय करें। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी यहां से पढ़ो एक बार। मीत, बी रेडी टू Yes, sir. रिसाइट। हाँ, यहाँ शुरू करके लास्ट में हमने जो यहाँ तक F1 बराबर F2 लिखा है वहां तक जाना है। सो प्लीज गो थ्रू सिंसियरली, पढ़ो इसको। हाँ वंश बोलो। सर एक चीज में कंफ्यूजन हो रहा है। बोलो बेटा। सर ये बोर्स मॉडल में जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसमें उन्होंने कहा है कि वो एनर्जी लूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर हम ये पॉइंट भी लिख रहे हैं कि वो एनर्जी गेन करके अपना एनर्जी लेवल चेंज करता है। हाँ, तो लूज नहीं कर सकते, ये हमने ये नहीं कहा है लूज नहीं कर सकते, ये कहाँ लिखा है? ये नहीं लिखा है हमने ये। एनर्जी लेवल विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी। हाँ 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 हाँ, ये है। मतलब क्या हुआ कि यदि एनर्जी लेवल चेंज करेगा तो ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, ये है। तो सर एनर्जी लेवल भी तो तभी चेंज करेगा ना जब उसके पास या तो आएगी या फिर लूज होगी। हाँ, यही तो कहा गया है। ये क्या लिखा हमने, इसे पढ़ो जरा इसको। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल विदाउट लूजिंग एनर्जी, यानी अपने जब इसमें गोल गोल घूम रहा है तब वो एनर्जी लूज नहीं करता है। ये क्यों लिखा है हमने यहाँ पे? ये इस वर्ड का रिलेशन क्या है? इस वर्ड का रिलेशन वंस देखो बेटा, बाकी आप लोग अपना पढ़ो, इसको याद करो जल्दी से। ये जो हमने लिखा है बेटा यहाँ पर विदाउट लूजिंग एनर्जी, इसके लिखने का पर्पस एक सिंपल सा है। सिंपल सा ये है कि व्हाट यूर अंडरस्टैंडिंग इज, आप इस पॉइंट को मिस कर रहे हो। यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट, इसको आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। दोनों कनेक्ट करो आप,
इसमें देखो, इसमें हमने क्या पढ़ा था, और अब जरा बोर्स मॉडल के बारे में सोचो, जो हमने पोस्टुलेट 1 कहा है उसको पढ़ो, दोनों में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? आर यू गेटिंग सम आइडिया और नॉट? एबल टू Yes. कनेक्ट और नॉट? क्या लिखा है, पढ़ो जरा यहाँ पर। एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट एमिट रेडिएशन, था ना ये? Yes, sir. हमने क्यों कहा था यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन सपोज मान लो इसी सर्कल में घूम रहा है ये वाला, हम्म तो घूमेगा तो क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। रेडिएशन, यस सर, एमिट लूज करेगा। करेगा, ये लूज करेगा। ये कौन सी थ्योरी के हिसाब से है? जब एनर्जी कॉन्टिन्यूअस हो तब, राइट? ओके सर। इसमें ये क्या कहा गया यहाँ पर? हाँ, डिसकंटिन्यूअस है। तो एनर्जी लूज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। विदाउट यही लूजिंग। यही डिफरेंस है दोनों में, बोर्स मॉडल में और रदरफोर्ड में। दिस इज द मेजर डिफरेंस, कि वहां पर हमने ये माना हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वो अपना एनर्जी लूज करेगा और फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन बोर ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा भी और गिरेगा भी नहीं और एनर्जी लूज नहीं करेगा। कहने का ये मतलब है, इट विल रोटेट इन द सर्कुलर पाथ विदाउट लूजिंग एनर्जी। आई बात समझ में? यस सर। कनेक्ट हो गया? यस, तो गेन कर सकता है। अभी कुछ नहीं करेगा, जब तक अपने पाथ पे है तब तक नहीं करेगा। लेकिन जैसे सपोज मैंने उसमें एनर्जी दिया है तो यस, वो इट कैन गेन, उसके से वो गेन कर ओके सर। सकता है। हाँ, यही तो उसका ठीक। जो नेक्स्ट पॉजिटिव नेक्स्ट पेज पे लिखा है ना, यहाँ पे इसके बाद जो लिखा है वही लिखा है। यदि हमने एनर्जी दे दिया तो वो गेन करेगा। कितना गेन करेगा? जितने एनर्जी के बीच में वो जाएगा, मतलब सपोज E1 से E3 में चला गया तो उसके डिफरेंस के बराबर गेन करेगा। ओके सर। ठीक, यस सर। वेरी गुड। चलो तो सर क्विकली जरा पढ़ो इसको, इसको याद करो, सुनाओ और फिर छुट्टी। So we have these 5 postulates 1 2 3। पहली बात हमें क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में घूमता है। उसके बाद जब तक वो घूमेगा अपने पाथ में तब तक ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद केवल वही पाथ पॉसिबल है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। चौथी बात, जब भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो या तो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। कितना? जितना उन दोनों के एनर्जी लेवल का गैप होगा उतने के बराबर। चौथा, हर एक फोर्स जो है वो क्या है, बैलेंस्ड है। तो कौन कौन से फोर्सेज हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और दूसरा हमारे पास एक mv²/r है। तो इन दोनों को इक्वल कर दिया, बस हो गया खत्म। यही 4 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 4 पॉइंट्स को याद करना है। सो क्विकली रिकॉल दिस, इसको याद करो, समझो।